हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बने हैं। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम आपको क्लास 10th का हिंदी का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 3 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका हिंदी क्रैश कोर्स का पार्ट 1 और 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य पार्ट के वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि हम इस हिंदी क्रैश कोर्स में आपको टोटल 16 क्लास कराएंगे और आप सिर्फ इन 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं, 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाइएगा। तो चलिए इसमें देर न करते हुए पार्ट 3 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। तो जो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे थे तो उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर टाइप करते हुए चलिए, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो सिर्फ मुझ पर बिलीव करके इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। आपको हम सभी के सभी क्वेश्चन समझाते हुए चलेंगे और आपको याद करवाते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन यह है कि अज्ञे जो थे उनका जन्म कब हुआ था, 1910 में, 11 में, 12 में या फिर 1913 ईस्वी में। तो जो अज्ञे थे उनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मतलब जो रामधारी सिंह दिनकर एक कवि थे, उनको ऐसी कौन सी उन्होंने रचना की थी जिन रचना के लिए उनको एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रश्मिरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी या फिर रेणुका। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर की एक कृति थी उर्वशी, और उसी उर्वशी की कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्वशी। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। मतलब ये जो नौबत खाने में इबादत है ये क्या है, निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है या फिर साक्षात्कार है। तो नौबत खाने में इबादत जो साहित्य की एक व्यक्ति चित्र रचना है, तो इसकी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत साहित्य की जो विधा है वह व्यक्ति चित्र है। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। जो प्रेमधन कवि थे वह अपना आदर्श किसे मानते थे, महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविंद्रनाथ टैगोर को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो प्रेमधन अपना आदर्श हमेशा भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। मतलब जो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख है उसकी तुलना कवि ने किससे की है, सूर्य से, कंचन से, पुष्प से या फिर छाया युक्त चंद्र से। तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से अर्थात छाया युक्त चंद्रमा से की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से की है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। मतलब इनमें से ऐसे कौन से चीज़ हैं जो कि मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं, नेता, जनता, अधिकारी या फिर मंत्री। तो जनता है वही तो मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता हैं। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। आपने कविता पढ़ा हिरोशिमा, तो वह जो कविता है हिरोशिमा वह इनमें से किसका चित्रण करती है। प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का चित्रण करती है, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका या फिर आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। तो जो हिरोशिमा कविता है वह आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा और मानवीय विभीषिका का दर्शन करती है, चित्रण करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हिरोशिमा जो कविता है वह चित्रण करती है आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा की, आधुनिक सभ्यता कैसी दयनीय हो गई है, और मानवीय विभीषिका का। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। जो बिस्मिल्लाह खां थे उनके साथ इनमें से ऐसा कौन सा मुस्लिम पर्व है जिसका नाम जुड़ा हुआ है। ईद, बकरीद, शब बारात, शब बारात या फिर मुहर्रम। तो जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका जो यह मुहर्रम मुस्लिम पर्व है इसी का नाम उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुहर्रम। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है। जो महात्मा गांधी थे उनके अनुसार मतलब उनके अकॉर्डिंग उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या होती है। आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध या फिर साक्षरता। तो महात्मा गांधी का कहना था कि उनके अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा हमेशा अहिंसक प्रतिरोध ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध, क्योंकि महात्मा गांधी नरम दल के व्यक्ति थे और वे अहिंसक की ओर ही प्रवृत्ति रहते थे।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। जो हमारी वाणी है, जो हमारी बोली है, वह विष के समान कब हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो वाणी है, जब हम राम नाम नहीं लेते हैं, राम नाम के बिना, कवि का कहना है कि राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो जब राम नाम का नहीं लिया जाता है तो वाणी विष के समान हो जाती है। रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? मतलब जो रसखान थे उनके रचनाकाल के समय में किसका राज्यकाल था? अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, या फिर औरंगजेब का? तो रसखान के रचनाकाल में जो वहाँ के शासक थे उस समय वे कौन थे? तो वे जहांगीर थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रसखान के रचनाकाल के समय वहाँ का जो राज्यकाल था वह जहांगीर का था। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? मतलब जो कवि थे उन्होंने पर्जन्य इनमें से किसे कहा है? कृष्ण को, सुजान को, बादल को, या फिर हवा को? तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ दिया जाता है कि कवि ने किसको क्या कहा है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, हम आपको सब समझाते हुए चल रहे हैं। तो कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादल को। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? मतलब साहित्य की जो परंपरा का पूर्ण ज्ञान मिल सकता है वह किस व्यवस्था में संभव है, किस व्यवस्था में मिल सकता है? सामंतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, या फिर उपयुक्त सभी, इन सभी के सभी व्यवस्था में? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1936, 1937, या फिर 1935 ईस्वी में? तो जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जो जन्म हुआ था वह 4 फरवरी 1938 ईस्वी में ही हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। द मादा मोजेल द आविन्यो, द मादा मोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? ये कृति एक रचना का नाम है, द मादा मोजेल द आविन्यो। तो यह किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची, पिकासो की, रविंद्रनाथ टैगोर की, या फिर विंसेंट वैन गो की? तो यह जो रचना है द मादा मोजेल द आविन्यो, यह जो कृति है पिकासो की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द मादा मोजेल द आविन्यो जो रचना है वह पिकासो की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ला सत्रुस का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? जो ला सत्रुस थे उनका जो धार्मिक उपयोग हुआ था वह कब से कब तक होता रहा था? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं से या फिर 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक? तो यह जो ला सत्रुज है इसका धार्मिक उपयोग जो होता रहा था वह 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे आगे की वीडियोज़ की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि पछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पछली नहीं, आप अच्छे से पढ़े हुए हैं कि पछली तो आपके बुक में कोई कहानी ही नहीं है, मछली यहाँ होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो मछली कहानी है वह किस वर्ग का चित्रण करती है? उच्च वर्गीय परिवार का, निम्न वर्गीय परिवार का, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, या फिर मध्य वर्गीय परिवार का? तो जो मछली कहानी है वह निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? जो बहादुर था वह लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? उसके अचानक जाने का कारण क्या था? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण वह चला गया था, माँ की याद आने के कारण वह चला गया था, या फिर स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण, या फिर उपयुक्त सभी इन सभी कारणों के कारण? तो जो बहादुर था वह लेखक के घर से अचानक इसलिए चला गया था क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वह अपने घर चला गया था। उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया था उनके रिश्तेदारों के द्वारा। कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया था बहादुर पर? तो 11 रुपये का लगाया गया था। इससे रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? तो रिश्तेदारों ने लगाया था। और कितने रुपये का लगाया था? तो 11 रुपये का। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में व्यवहार के आए परिवर्तन के कारण ही बहादुर लेखक का घर छोड़कर अचानक चला गया था। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? जो सहजात वृत्तियां होती है वह किसे कहा जाता है? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, शव के बंधन को, या फिर उपयुक्त सभी को? तो सहजात वृत्तियां जो कही जाती है वह अनजान स्मृति को कहा जाती है। वैसी स्मृति, वैसी यादें जो हम लोगों को याद ही ना हो, मतलब अनजान स्मृति हो,
उसे ही सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनजान स्मृतियों को। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? जो नागरी लिपि है उसके जो सर्वप्रथम आरंभिक लेख मिले हैं वे हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या फिर उत्तरी भारत से? तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं वे हम लोगों को दक्षिणी भारत से मिले हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी भारत से। वेतमा दानपत्र किस समय का है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो वेतमा दानपत्र है यह किस समय का है। इसका डेट आपको अच्छे से याद रखना है, यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? 10,020, 21, 10,022 या फिर 1023 ईस्वी में। तो जो वेतमा दानपत्र है वह जो समय का है 1020 ईस्वी का, 1020 ईस्वी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी के समय का है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? जो पंडित बिरजू महाराज थे वे लखनऊ घराने के थे। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे? तो लखनऊ घराने के थे। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि वे लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? छठी पीढ़ी के, सातवीं पीढ़ी के, नौवीं पीढ़ी के या फिर आठवीं पीढ़ी के? तो जो पंडित बिरजू महाराज हमें लखनऊ के सातवीं पीढ़ी के कलाकार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवीं पीढ़ी के। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो यह जो सीता है यह क्वेश्चन लिया गया धरती कब तक घूमेगी हिंदी वर्णिका के पाठ से। तो यह जो धरती कब तक घूमेगी मुख्य पात्रिका थी सीता। तो अगर आपको उन वीडियोस को स्पीडली देखना है हिंदी वर्णिका संपूर्ण व्याख्या के प्लेलिस्ट को, तो आप उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसमें सभी चैप्टर के व्याख्या को अच्छे से समझाया गया, बताया गया है। और अगर आपको वह नहीं भी देखना है, अगर आप वह नहीं देखना चाहते हैं, तो सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, हम इसी में आपको सभी समझाते हुए चलते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है यह धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है और उसी की मुख्य पात्रिका सीता है। तो सीता के जो बेटे थे उन्होंने सीता को कितने रुपये महीने में खर्च देने का निर्णय लिया था? 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये या फिर 60 रुपये? तो सीता के बेटे ने सीता को प्रति मंथ पर मंथ 50 रुपये निर्णय लिया था खर्च देने का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 रुपये। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा आपसे, और इससे पहले भी आपने पढ़ लिया कि नागरी लिपि के लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलने लगे थे। तो नागरी लिपि के लेख जो सर्वप्रथम मिलने लगे थे वे दक्षिणी भारत से मिले थे, लेकिन उसके बाद उत्तर भारत से भी मिलने लगे थे। तो वे कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या फिर 4थी सदी से? तो जो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं वे 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं सदी से। बहादुर को कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और इससे पहले भी हमने आपको इस क्वेश्चन का चर्चा कर दिया था। तो इसका जल्दी से आप आंसर टाइप कीजिए कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये या फिर 13 रुपये? तो बहादुर को कुल 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था, और यह इल्ज़ाम किसने लगाया था? तो रिश्तेदारों ने लगाया था। इसी कारण वह लेखक का घर छोड़ के भी चला गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर को कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो बहादुर को 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? यह जो बुढ़ापा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय? तो हमने आपको बताया था कि प्रत्यय उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में आता है, और उपसर्ग उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के शुरू में आता है। तो इस शब्द के अंत में आप देखिए क्या है, बुढ़ापा, पा है, आपा है, आपा है या फिर अप है। तो आपको देखने में तो सही लगेगा, लेकिन बुढ़ापा में जो सही प्रत्यय हो जाएगा वह पा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? मतलब जैसा कि हमने आपको इंग्लिश में पढ़ाया था करेक्ट स्पेल, तो उसी से रिलेटेड यह भी क्वेश्चन है। उसमें अलग अलग स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग रहता था और आपको सही स्पेलिंग सुनना होता था। इसी प्रकार इसमें भी गलत गलत दिया गया है, और जो सही व्याकरण के साथ शब्द है उसको आपको चुनना है कि इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है। उच्छ्वास, उच्छ्वास तो ऐसे नहीं होगा, उच्छ्वास ये हो सकता है, उच्छ्वास, उच्छ्वास इसमें छ आधा होना चाहिए, यह भी नहीं होगा, उच्छ्वास इसमें भी नहीं होगा। तो आप देखिए कि आपको देखने में यह बी और सी सही दोनों सेम लग रहा है, और दोनों सेम ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि शब्दों में जो शुद्ध शब्द है उच्छ्वास वह ऐसा ही तो होता है, उच्छ्वास, उच्छ्वास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एवं सी दोनों हो जाएगा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा चारों में अंतर रहेगा, तो एक ही आपका शुद्ध शब्द रहेगा। तो आप जो एवरीडे लाइफ में शब्द पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस आपको उसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि किसमें कैसी कौन सी मात्रा लगी हुई रहती है, और उसी को देख के आपके वहाँ शुद्ध शब्द चुनना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एवं सी दोनों हो जाएगा, उच्छ्वास। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? देखिए इसमें देखिए आप कौन सा शुद्ध शब्द है। चर्म उत्कर्ष,
चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष या फिर चमोत्कर्ष। तो जो चर्म उत्कर्ष ही बनता है शुद्ध शब्द, तो चरम उत्कर्ष से चर्मोत्कर्ष, इसका संधि विच्छेद जोड़ने के बाद हो जाएगा, यह सही है। चर्मोत्कर्ष यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा। तो जो चर्म उत्कर्ष से शुद्ध शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चर्म उत्कर्ष शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं, बच्चा का क्या समाचार है, फूलों की एक माला ला दीजिए, या फिर लता 2 चिट्ठी लिखी। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, गलत हो गया। बच्चा का क्या समाचार है, बच्चा का क्या समाचार है, यह भी गलत हो जाएगा। यह बालक कहाँ जा रहे हैं, एक बालक और कहाँ जा रहे हैं मतलब प्लुरल लगा दिया गया, बहुवचन का प्रयोग किया गया, तो यह भी गलत है। लेकिन यह जो तीसरा वाक्य है, फूलों की एक माला ला दीजिए, मतलब फूलों की एक माला बनी हुई है और उसको ला दीजिए, तो यह जो वाक्य है शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूलों की एक माला ला दीजिए। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह एक मुहावरा, आपका एग्जाम में मुहावरा या लोकोक्ति भी एक जरूर आएगी, इसलिए हम आपको जो मुहावरा आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं, इससे पहले भी 2 वीडियोज़ में हमने आपको 5 से 6 मुहावरा पढ़ा दिया। आप सिर्फ उन मुहावरों को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये रिपीटेड मुहावरे हम आपको पढ़ा रहे हैं, यही मुहावरे एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रतिभावन होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना, या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। तो उसके तो अक्कल पर ही पत्थर पड़ गए, मतलब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो जो वर्ण आप जानते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्ण 2 प्रकार के होंगे, 3, 4, 10, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण होते हैं आपके 11 और व्यंजन वर्ण होते हैं आपके 33। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो हमने आपको इससे पहले बताया वही क्वेश्चन आ गया कि स्वर वर्णों की कितनी संख्या है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि वर्ण तो होते हैं 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। ये 10, 17, 21 गलत हो जाएगा। आपको अच्छे से याद रखना है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है और कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। और वर्ण कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 27, 30, 33 या फिर 37। तो इससे पहले हमने आपको बताया, जल्दी से टाइप कीजिए कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कुल वर्ण 2 होते हैं, वे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं और स्वर वर्ण 11 होते हैं। कुल वर्ण 44 होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33। अब आपको वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप अच्छे से याद रखिएगा कि स्वर वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं और कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल संख्या कितनी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क है। जो क है उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? दंत से होता है उसका उच्चारण स्थान, तालु, नासिका या फिर कंठ। तो क शब्द से जो उच्चारण स्थान है वह कंठ से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंठ। स वर्ण का उच्चारण स्थान है, यह जो स वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु में, नासिका में, ओष्ठे में या फिर दंतोष्ठे माप में। जो स वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा वह तालु हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो स वर्ण का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए तालु में है। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद हुए क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का। इस पर आप जब टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं, तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके याद किए क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज़ का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान है। यह जो 2 वर्ण दिया गया छ और स, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? होष्ठे में, नासिका में, तालु में या फिर दंतोष्ठे में। तो आप पिछले क्वेश्चन पढ़कर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उसमें आपने पढ़ा कि स का उच्चारण स्थान तालु है
तो छ का भी उच्चारण स्थान तालु ही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। माँ का उच्चारण स्थान कहाँ है? उच्चारण स्थान से रिलेटेड भी आपका एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए हम आपको जितने क्वेश्चन उच्चारण स्थान से करवाते हुए चल रहे सभी को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। तो ये जो माँ वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, तालव्य, नासिका या फिर मुद्रा। तो माँ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वह नासिका हो जाएगा, क्योंकि नाक के प्रयोग से यह शब्द बोला जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नासिका। ना भी उसी के जैसा है, तो इसका भी उच्चारण स्थान नासिका ही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ना का उच्चारण स्थान क्या है? तो ना का भी उच्चारण स्थान नासिका ही है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ, तो ऊ आप बोल के देखिए, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, कंठ, तालव्य या फिर मूर्धा। तो ऊ जब आप बोलिएगा तो आपके जो होंठ है वे हिलेंगे, मतलब ऊ का जो उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओष्ठ। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्ण से रिलेटेड अभी हमने आपका पूरा कंफ्यूजन दूर कर दिया था, एक बार आपको शॉर्टली फिर से रिपीट कर देते हैं। वर्ण कितने होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। तो कुल वर्ण कितने होंगे? आप दोनों को जोड़ लीजिए, 3 होंगे, 44 होंगे, 40 होंगे, फिर 24 होंगे। तो जब आप 33 और 11 को जोड़िएगा तो जो कुल वर्णों की संख्या होगी वह 44 होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी 44 है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? यह जो अ वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ, कंठ, तालव्य या फिर मुद्रा। तो अ का जो उच्चारण हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 1 कंठ से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंठ। ल का उच्चारण स्थान क्या है? यह जो ल शब्द है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, कंठ, तालव्य या फिर मुद्रा। तो यह जो 42 नंबर क्वेश्चन है, जो ल का उच्चारण स्थान हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए दंत से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ल का उच्चारण स्थान कहाँ से? तो ल का उच्चारण स्थान दंत से। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से और तालु से, ओष्ठ और दंत से, कंठ, तालव्य से या फिर मुद्रा से। तो ए और ए का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वह कंठ और तालु दोनों से हो जाएगा। इन दोनों के जोड़ने से ही ए और ए का उच्चारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंठ और तालु से। ग का उच्चारण स्थान क्या है? जो ग उच्चारण है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत से, ओष्ठ से, कंठ, तालव्य से या फिर नासिका से। तो ग का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वह नासिका से होगा। म, न, इस टाइप के शब्द के जो उच्चारण स्थान होते हैं वे नासिका से होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासिका से। र का उच्चारण स्थान क्या है? ये जो र शब्द है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान है मूर्धरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मूर्धरा। स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत से, मुर्धा से, कंठ, तालव्य से, फिर ओष्ठ से। तो र के जैसे है तो यह भी शब्द है, तो इसका भी उच्चारण स्थान मुद्रा से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा। ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई का जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कहाँ से? ओष्ठ से, नासिका से, तालु से या फिर दंतोष्ठ से। तो ई और ई का जो उच्चारण स्थान है वह तालु से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालु से। प और व का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ये जो प और व है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? दंत और ओष्ठ से, नासिका से, तालु और दंत से या फिर ओष्ठ और नासिका से। तो प और व का जो उच्चारण स्थान है वह दंत और ओष्ठ दोनों से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प और व का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ से। देखिए हमने आपको किसका उच्चारण कहाँ से है इससे रिलेटेड करीब आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इनमें से कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन जरूर जो आना रहेगा वह आ जाएगा, इसलिए आप इन 200 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ना हो तो इस वीडियो को एक बार स्किप करके फिर से रिपीट कर लीजिएगा, पीछे स्किप करके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? जो सूरदास है हमारे कवि थे, तो यह जो शब्द है कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो आप अच्छे से जानते हैं सूरदास किसी खास नाम है, किसी खास कवि का बोध करा तो वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर कोई जाति का बोध कराता है तो जातिवाचक संज्ञा, किसी के गुण दोष का बोध करवाता है तो भाववाचक संज्ञा, अगर समूह का, झुंड का बोध कराता है तो समूहवाचक संज्ञा। तो सूरदास एक खास कवि का बोध करा रहा है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि स्थिर कौन सी संज्ञा है? ये एक शब्द है स्थिर, तो यह कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो स्थिर, स्थिर किसी का भाव, किसी के भाव को, किसी को गुण को बता रहा है कि वह स्थिर है, एक जगह खड़ा है, तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी शब्द, कौन सी संज्ञा, उसको आप सेंटेंस में प्रयोग कीजिएगा। वैसे जब आप सेंटेंस में उसको प्रयोग कीजिएगा वह स्थिर खड़ा है, मतलब उसका भाव का बोध हो रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सेंटेंस में जैसे उसको यूज कीजिएगा उसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो स्थिर है वह भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज कुछ क्वेश्चंस टफ क्वेश्चन भी थे, इसलिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है और आप पीडीएफ के माध्यम से पीडीएफ को पढ़कर
अपने जो इस तैयारी है एग्ज़ाम की इसको और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और जो आपने वीडियो के बीच में देखा कि आप टेलीग्राम ग्रुप में रोज़ 8 बजे क्विज़ होता है, आप उस टेलीग्राम क्विज़ में भी ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अगर आप डेली टेलीग्राम क्विज़ पर क्विज़ देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वह और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, आपके याद हुए क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 13वां क्लास था, इसके बाद इसका 13 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप इसके सिर्फ 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को हम तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।